पहले मैं इसको साफ कर दूं कि मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, लिखने पढ़ने का काम जरूर करता रहता हूँ, अभ्यास नहीं है। अनंत विजय जी जरूर दोनों दिशाओं में पारंगत है। और दूसरे की मैं कोई एकेडमिक्स का आदमी नहीं हूँ कि इस तरह के विषयों पर रिसर्च करूँ, फिर भी अपनी बात कहने का प्रयास करूँगा। मंच पर उपस्थित श्री लोहानी जी, उदय प्रताप सिंह जी, मित्र अनंत विजय जी, आदरणीय ओम प्रकाश जी, डिम्पल जी, प्राचार्य मिश्र जी, गीता पांडे जी और पूनम सिंह जी, जिन्होंने ये अवसर दिया हमें अपनी बात कहने का। काफ़ी चीज़ें अपने मित्र तरुण विजय जी ने काफ़ी बातें कह दी। क्या हो? अनंत विजय, हाँ। आपने तरुण विजय हाँ, तरुण विजय कल असल में तरुण विजय से मुलाकात हुई थी, तो वो दिमाग में है, वो भी एक वो चीज़ है। अब जब कुछ साहित्य या जिस साहित्य पर प्रतिबंध लगाने की बात है, हम लोग जब इस विषय पर बात करते हैं, ये विषय असल में क्या है कि बहुत ही एकेडमिक विषय है, जिस पर कि जो संस्थानों में लोग हैं, विश्वविद्यालयों में, ये पाठ्यक्रम का मुझे लगता है कि पाठ्यक्रम में भी पढ़ाया जाता होगा पत्रकारिता के, तो इस पर काफ़ी कुछ चीज़ें लिखी जा चुकी हैं किताबों में और बहुत कुछ बोला जा चुका है। और जब भी हम बात करते हैं तो एक चीज़ तय हो गई है लगभग कि जब शुदा साहित्य या प्रतिबंधित साहित्य, इस तरह के साहित्य पर, लेखन पर, पत्रकारिता पर जो प्रतिबंध लगाए गए वो अंग्रेजी शासन के दौरान ही लगाए गए। तो मैं थोड़ा सा ये ऐसा समय आज़ादी का 75वां सालगिरह मनाई गई है और उस अवसर पर ये चीज़ें हो रही है, यदि थोड़ा सा मैं विषय को आगे पीछे करूँगा, पहले तो मैं ये हमें समझ लेने की बात है कि प्रतिबंध आखिर साहित्य और कलाओं पर लगता क्यों है। और ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों से पहले भी, जैसा कि अपने आनंद विजय जी ने बताया कि पहले भी लगता रहा है। और आप संस्कृत में भी जाएंगे तो कई ऐसे साहित्य हैं जिस पर अच्छा दो तरह से प्रतिबंध लगता है। प्रतिबंध लगाने का जरूरी नहीं कि शासन भी लगाए, लोग भी लगाता है, आम लोग भी लगाते हैं, बहिष्कार करते हैं, बहुत सारी किताबों का बहिष्कार, बहुत सारी किताबों की प्रतियाँ जलाई जाती हैं और पुस्तक दहन प्रक्रिया सारे समाजों में आपको मिलेगा कि किताबों के खिलाफ या किसी लेख के खिलाफ इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो एक तो लोग करता है, एक दूसरी शासन की तरफ से होता है। तो शासन की तरफ से जब प्रतिबंध लगाया जाता है तो वो बाकायदा उसके लिए कानून बनाया जाता है ताकि उसके जरिए आपको शिकंजे में कसा जा सके, हथकड़ियों में और बांधा जा सके और जेलों में डाला जा सके। अब इस तरह की शासन को क्यों ऐसा लगता है प्रतिबंध लगाने की, जबकि ये माना जाता है कि राजा है या जो शासक है वो साहित्य कलाओं का समर्थन करेगा, प्रोत्साहन करेगा और उनका आखिर उसको क्या होता है ऐसा कि वो प्रतिबंध लगाता है। तो जाहिर सी बात है वो किसी न किसी चीज से उसको भय है राजा को। राजा मतलब हम अंग्रेजों से पहले भी राजा की भी बात कर रहे हैं और उसके बाद आएंगे, तो उसके लिए ये चलता रहा है। दूसरी बात ये है कि किसी भी कोई भी राजा, तुलसीदास ने कहा कि प्रभुता पाए काय बदनाई, कोई जो राजा हो जाता है तो वो अपना राजा, बहुत कम ऐसे राजा हुए या शासक मैं कहूँ जो अपना विरोध सहन करते हैं या अपनी निंदा सहन करते हो, अपने फैसलों के खिलाफ कुछ लिखा हुआ या बोला जाता हुआ। तो प्रतिबंधों की बुनियाद में यही सारी चीजें इसलिए प्रतिबंध लगाए जाते हैं। अब हम आते हैं थोड़े से अंग्रेजी शासन में जो हुआ, तो अंग्रेजी शासन में आप देखें तो प्रतिबंधों का जो सिलसिला चलता है, जैसे अगस्तस जी के अखबार की बात चली थी जो 1857 से पहले ही उस पर प्रतिबंध लग गया था। बंगाल बजट, बंगाल बजट नाम था उस अखबार का पहला अखबार था, वो खुद अंग्रेज था। और ये देखिए कि अंग्रेजी सत्ता में वो नौकरी करता था
और फिर वहाँ की सूचनाएं ले आके फिर उस जब वो निकाल दिया गया तो उसने अखबार निकालना शुरू किया। एक तरह से उसको इस तरह से समझ लीजिए कि जिसके यहाँ वो नौकरी करता था, उन लोगों ने नौकरी से जब निकाल दिया, कुछ गतिविधियाँ थी उसके, आप इतिहास में जाएंगे तो कुछ व्यापारी किस्म का आदमी था, कुछ वहाँ घपले किए थे, कुछ पैसे की आटा वाटा हुआ था, तो वो आके इधर नौकरी करने लगा था। फिर उसके खिलाफ जब ये चला तो उसने अखबार निकाला जो अगस्ता सिटी बंगाल का नाम, तो उसने उस खुन्नस में वो सारी चीजें लिखता था। वो अंग्रेजी सत्ता के विरोध में कोई राष्ट्रवादी चेतना के तहत नहीं लिखता था। तो उस पर जो प्रतिबंध लगा उसकी मंशा को आप समझिए कि वो मंशा दूसरी थी। बाकी जो जिसको हम जब्तशुदा साहित्य में गणना करते हैं तो वो मुख्य रूप से जो देखा जाता है कि 1857 एक गदर से सरकार की गई थी, ब्रिटिश सरकार जो थी 1857 के गदर से दी गई थी। उसके बाद उसने कुछ शिकंजे कसने शुरू किए और उसको लगा कि कोई भी साहित्य या किसी भी तरह का लेख जो है जो चेतना जगाने का काम करता है और जो सरकार के कामों के खिलाफ या उनके फैसलों के खिलाफ जो इस तरह की चेतना जगाई जाती है वो हर सरकार को नागवार गुजरती है और वो लगाता है। तो उसके बाद से ये प्रक्रिया शुरू होती है वो लगाने की, प्रतिबंध लगाने की। अभी अपने अनंत विजय जी जो कह रहे थे 400 350, तो उसका आंकड़ा है, उसका अध्ययन हो चुका है। बहुत सारी किताबें जब्तशुदा साहित्य पर लिखी गई है। संतोष अभी भी व्यक्त किया जाता है। प्रोफेसर ओम प्रकाश जी बैठे हुए हो, आप जब वो बोलेंगे तो आपको बताएंगे कितनी किताबें इस जब्तशुदा साहित्य पर लिखी है और बाकायदा रिसर्च में। एक किताब का नाम मैं लेना चाहूँगा जो जिसका नाम था एन जेराल्ड बेरियर। उसी किताब का नाम था बैंड कंट्रोवर्शियल लिटरेचर एंड पॉलिटिकल कंट्रोल इन ब्रिटिश इंडिया 1907 to 1947, मतलब 1907 से 1947 के बीच जो प्रतिबंध लगाए गए साहित्य पर, उसका बाकायदा उसने अध्ययन किया और उसने एक सूची जारी की। वो सूची बढ़ सकती है, उसका भी कहना है कि वो सूची ज़्यादा हो सकती है क्योंकि जो उसको मिले उसके हिसाब से 1711 साहित्य जो थे प्रतिबंधित किया गया। 1700, जिसमें उसने आंकड़ा भी दिया कि हिंदी के 1391 साहित्य, बांग्ला में 226, गुजराती के 158, हिंदुस्तानी के 320, मराठी के 185, अंग्रेजी के 273, पंजाबी के 135, उर्दू के 468 और द्रविड़ भाषाओं के 234 और अन्य जो है 508। इतने साहित्य प्रतिबंधित किए गए थे इस दौरान। इसके अलावा बहुत सारे गीत आप जानते होंगे कि जो आज़ादी के तराने की बात हो रही थी तो बहुत सारे लोकगीतों को भी बैन किया गया, जो लोक में गाए जाते थे उनको भी बैन किया गया। तो इस तरह और बहुत सारे गीतों को बैन किया गया। ये शायद मेरे ख्याल से जेराल्ड बेरियर की किताब में उनका जिक्र नहीं है। अब ये साहित्य का, मैं जैसे पहले कह रहा था कि साहित्य को प्रतिबंध क्यों लगाए जाते हैं, कुछ बातें बताई। उसने ये प्रतिबंध लगाने के लिए अंग्रेजों ने कुछ मानदंड तय किए, तो वो मानदंड 4 थे, उनको भी मैं बताया। ये एकेडमिक बातें करने के बाद हम थोड़ा सा डाइवर्ट करेंगे। मैंने 10 मिनट का समय लिया है, 10 मिनट में मेरे हो जाऊंगा। एक तो था कि 1857 की पहला ही था कि मानदंड की 1857 के आंदोलन के समर्थन में अगर कुछ लिखा जाता है, कोई किताब या लेख, तो उसका प्रकाशन नहीं किया जाएगा। दूसरा मानदंड था अंग्रेजी राज के दमन और शोषण के खिलाफ लिखा जाने वाला कोई भी साहित्य प्रकाशित नहीं किया जा सकता। तीसरा था कि दुनिया के किसी भी देश में, कहीं भी, सिर्फ भारत में, दुनिया के किसी भी देश में अगर स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है तो उसके बारे में भी आप लेख लिख के अपने यहाँ जानकारी नहीं दे सकते थे किसी भी तरह से भी, फला जगह ये चल रहा है। चौथा बड़ा इंटरेस्टिंग है कि रूसी क्रांति और मार्क्सवाद के बारे में जानकारी आप नहीं दे सकते। ये 4 मोटे इंटरेस्टिंग इसलिए है कि रूसी क्रांति और मार्क्सवाद के बारे में उस समय जानकारी आप नहीं दे सकते। अच्छा, इन मानदंडों के आधार पर जो साहित्य प्रतिबंधित किया गया उसकी सूची पर बात करना और बहुत लंबे उस पर जाना, जो जिन किताबों का जिक्र हुआ अपने अनंत विजय जी ने कहा,
उसमें सोजे वतन और समर गाथा तो है ही, पांडे बेटे सर्वा उग्र की भी 3 कहानियां थी। एक बहुत अच्छी महत्वपूर्ण किताब थी जिसकी चर्चा बहुत बाद में हुई और पांडे जी ने उसका संपादन किया था, गणेश देवसे की किताब थी देशेर कथा, जिसका उन्हें निर्देश की बात से अंग्रेजी से वो किताब छपी थी है। श्री मैनेजर पांडे ने उसको संपादित किया था। उसकी भूमिका पांडे लायक है, अगर जब साहित्य के बारे में वो करें तो सस्ती किताब है थोड़ी बहुत। देवनारायण द्विवेदी की भी एक किताब थी देश की बात। इस तरह से बहुत सारे, नवजाति लाल श्रीवास्तव वगैरह। अब हम आते हैं थोड़े से उसके कानूनों के बारे में, बहुत विस्तार से न जाए। उसमें 2 कानूनों की बात मैं करूँगा। तो जो कानून हुए 1910 और 1923 में जो कानून बने, कानून तो बनते रहे, जो आया वो थोड़े थोड़े बदलाव करते हैं, कानून बदलते रहे, उसके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं। तो 1910 वाला जो कानून था, ये ध्यान देने की बात है। उसमें कुछ धाराएं बदली गई थी, मेरे ख्याल से 124 ए और 556 526 या क्या धारा थी। 124 ए मुझे याद है, हाँ 124 ए, हाँ 124 ए थी और 565 और 153 ए, ये 3 धाराएं थी। हाँ, ये जोड़ी गई थी और उसमें तिलक को भी फंसाने की बात थी। तो मैं 124 ए का खास करके उल्लेख कर रहा हूँ, बाद में हम इसको आएंगे। तो जो कानूनों का बदलाव, ये 1910 की बात है जो अंग्रेजों ने ये किया। ये कानून अभी भी हमारे दंड संहिता में है। उनके तहत कुछ साहित्य जब्त किया जाता था और पकड़ के लोगों को देशद्रोह के मामले में बंद कर दिया जाता था। अब इस देखिए, अब मैं क्या है कि बहुत सारे बिंदु हैं। अब इस पर जब शुद्ध साहित्य की बात करते हुए आप देखिए कि पहले एक बात और समझ लें थोड़ी सी, पत्रकारिता को लेकर। जब हम पत्रकारिता की बात कर रहे हैं तो आप ये देखें कि उस समय जो पत्र निकल रहे थे, पत्रिकाएं, जो पत्रकारिता थी, उसका मिजाज क्या था। हम आम तौर पर, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी बैठे हुए हैं इसलिए मैं रेखांकित करना चाहता हूँ, एक अवधारणा सी बना ली गई है, मान लिया गया है कि जो आज़ादी के पहले की पत्रकारिता थी, बड़े सहज ढंग से हम लोग कह देते हैं कि वो मिशन पत्रकारिता थी और बस वही थी, जज्बा था जो पत्रकारिता की। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, मिशन वाली पत्रकारिता थी। मैं उसको 3 भागों में, 3 उसके मोटे मोटे जो विभाजन करता हूँ, उसमें 3 तरह की बातें देखता हूँ। एक तरह की जो पत्रकारिता थी वो कहें कि अंग्रेजों के समर्थन से चलते हुए और अपना बाजार बना दे। उसमें से बहुत सारे, कई अखबार आज भी हैं, अगर नाम लेना चाहें तो मेरे टाइम गोल्डमैन उसी समय था और आनंद बाजार पत्रिका भी उसी समय था और बाकायदा प्रतियोगिताएं चलती थी और उनकी पत्रकारिता का जो ढंग हुआ करता था वो, और उस समय भी सर्वाइव करते थे और आपस में इनकी होड़ लगी रहती थी और समाचार निकालना निसंदेह उस समय बड़ी मुश्किल बात हुआ करती थी, समाचार जुटाना और सरकार के भीतर का समाचार लेना। आज की तरह प्रेस रिलीज जारी करके तो नहीं होता था भीतर, जो शुरुआती दौर में, बाद में वो बना प्रेस क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन ब्यूरो जैसी चीज, मैं बोल रहा हूँ प्रेस कमीशन था उसका नाम। तो वो सूचनाएं जारी करती थी सरकार, अंग्रेज सरकार, और जो सूचनाएं देती थी वही आप वो जारी करते थे। लेकिन उसके अलावा भी सूचनाएं अगर आपको जारी करनी पड़ती तो वहाँ के अधिकारियों से साठ गांठ करके निकालना पड़ता था। तो एक तरह से मित्रता का भाव अंग्रेजों के साथ करके चलने वाले भी अखबार थे। और एक जो दूसरी पत्रकारिता थी जिसको हम कहते हैं कि वास्तव में मिशन की पत्रकारिता थी, वो बहुत छोटे संसाधन थे, उपलब्ध माध्यम जैसे, या उनका सर्कुलेशन 100 से कम होता था। 100, मुझे नहीं लगता कि 200 को पार करता होगा कोई। खुद वो छापते थे, खुद पैसा लगाते थे, खुद लिखते थे, लिखवाते थे, खुद बांटते थे और उसके लिए चंदा इकट्ठा करते थे। तो वो मिशन की पत्रकारिता होती थी और उनका जीवन आप देखें, उन अखबारों का, उन पत्रिकाओं का जीवन बहुत लंबा नहीं था। कोई साल भर में, कोई 3 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई 8 महीने में, कोई 1.5 साल में बंद हो गए। वो मिशन की पत्रकारिता। एक तीसरे प्रकार की भी पत्रकारिता थी जिसको मैं कहता हूँ कि समाज सुधार। आज़ादी के आंदोलन को आप एक देखेंगे कि आज़ादी का आंदोलन एकमात्र अंग्रेजों से लड़ने का आंदोलन नहीं था, वो अपने भीतर भी एक आंदोलन था जो समाज सुधार कर रहे थे। एक साथ गांधी का जो स्वतंत्रता आंदोलन है, तो आप देखेंगे तो वो सिर्फ अंग्रेजों को भगाने का आंदोलन नहीं था, वो अपने देश को भी सुधारने का आंदोलन था। जो पत्रिकाएं निकाल रहे थे, जितनी हरिजन हो
या दूसरी पत्रिकाएं जो निकाल रहे थे, तो अपने समाज के भीतर एक सुधार करने की प्रक्रिया, शिक्षा कैसी शिक्षा, क्योंकि तैयारी कर रहे थे कि आज़ादी मिलेगी तो हमारा समाज उस आज़ादी के लायक बन। तो इस तरह की पत्रकारिता भी चल रही है, तीसरे दर्जे की, जो तीसरी श्रेणी की पत्रकारिता कर रहा हूँ। तो अब प्रतिबंधों की जब बात आती है तो प्रतिबंधों की जाहिर सी बात है कि जो अपने साधन से निकाले जा रहे थे अखबार अपने ढंग से, वो अमृत बाजार पत्रिका का जरूर एक उदाहरण मिलता है कि उसने वो पहले इसमें निकला करता था, बांग्ला में निकला करता था, और उसने नील की खेती पर, नील की खेती और कारोबार पर एक रिपोर्ट छापी थी, जिसको लेकर उसकी जब्ती कर दी गई थी। उसमें चालाकी की, वो व्यवसायिक अखबार, व्यवसायिक बोर्ड में था उस समय भी, उन्हें चालाकी की, रातों रात उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था उससे बाहर निकलने के, वो अंग्रेजी में कर दिया अपना। ये घटना सब लोग जानते हैं। अब एक मजेदार और बात बताता हूँ कि उस समय भी ये चीज चलती थी। बहुत सारे प्रतिबंधित साहित्य की हम बात करते हैं, उसमें ये सारी चीजें। उसी समय एक बांग्ला के लेखक हुआ करते थे, माइकल मधुसूदन। माइकल, उन्होंने अपना नाम बदल लिया, इसलिए ईसाई हो गए, और बहुत अच्छे कवि थे, निश्चित रूप से बड़े कवि थे। उनकी एक किताब है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, मेघनाथ पर, जिसमें वो मेरा कुछ नए प्रयोग किए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी जैसे उर्मिला पर लेख लिखे, उसकी लगाई, तो इसमें उन्होंने उस समय लक्ष्मण को ललकारता है, जब मेघनाथ लड़ने जाते हैं लक्ष्मण से, वो ललकारता है तो कहता है, अरे उर्मिला विलासी, मतलब वो इस तरह से गाली देती, तुम तो मतलब उर्मिला की पत्नी का नाम जो है, तो तुम उर्मिला विलासी, मतलब इस तरह की काय, और तुम क्या मुझसे लड़ोगे। तो इस तरह के प्रयोग, क्योंकि बहुत अच्छा काव्य है माइकल मधुसूदन दत्त का। तो माइकल मधुसूदन दत्त ईसाई बन गए। ईसाई इसलिए बन गए कि उनको जाना था इंग्लैंड पढ़ने के लिए, उनको बड़ा इंग्लैंड जाने का शौक था, पैसा वैसा था नहीं, ठीक से और जा नहीं पा रहे थे, तो वो ईसाई ही बन गए, वो अपने नाम के साथ माइकल है। अब आप देखिए कि वो एक कवि, बंगाल की बात कर रहा हूँ, जैसे ही उसने ये किया, उस व्यक्ति की कविताएं, रचनाएं बंगाल के पाठ्यक्रमों में लगाई और प्रचार किया गया कि, और कौन प्रचार किया, अंग्रेजी प्रशासन प्रचार करना शुरू किया कि एक माइकल मधुसूदन दत्त जैसा बड़ा कवि है नहीं बंगाल में, तो एक तरह से बाकी सारे लोगों को खारिज करने का प्रयास किया गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए सत्ताएं कैसे काम कर रही, इसको समझिए, खाली प्रतिबंध लगाने का नहीं। तो माइकल मधुसूदन दत्त जी उसी समय के उदाहरण हैं जो कि एक तरह से खाली अंग्रेजों के साथ हो जाने भर से, और उनका सिर्फ इतना ही स्वार्थ था कि मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा, इसके लिए वो ईसाई बने, और कोई मकसद नहीं था उनका। बाकी सारा साहित्य आप देखेंगे तो ऐसा भी नहीं कि अंग्रेजों के समर्थन में लिखा गया, लेकिन अंग्रेजों ने उनका समर्थन किया। अब थोड़ी हलचल होने लगी, मैं लंबा बोल रहा हूँ, तो माफी चाहता हूँ। अब मैं एक सेंटेंस की बात कहना चाहता हूँ कि ये सारी स्थितियों के बाद क्या आप समझते हैं कि 1947 के बाद प्रतिबंधों का सिलसिला खत्म हो गया, साहित्य पर विकास, बड़ा सुकून हो गया, अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें मिल गई उसमें, तो क्या हमें वास्तव में अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली? क्या उसके बाद किसी किताब पर प्रतिबंध नहीं लगा? बहुत सारी किताबों पर बहुत सारे संगठनों ने विवाद उठाए, बहुत सारी फिल्मों के लेकर आंदोलन चलते रहते हैं। क्या वो प्रतिबंध लगाने की बात नहीं है? जो फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने की बात होती है, छोटी छोटी चीजों पर लोगों की भावनाएं हाथ धो रही है। इमरजेंसी लगी, तो इमरजेंसी की बात से तो सब लोग जानते हैं। क्या इमरजेंसी के टाइम में वही स्थितियां नहीं थी जो अंग्रेजों के समय में थी? ठीक वही चीजें थी जो सेंसरशिप अंग्रेजों के टाइम में थी, ठीक वही इमरजेंसी में थी। क्या आज घोषित अघोषित रूप से, इसी रूप से देखिए, क्या अभिव्यक्ति की आजादी है, मांग उठती है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंटरनेशनल जो सर्वे है उसमें ये बात आ रही है कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स
जिसकी बात हम लोग कर रहे थे थोड़ी देर पहले, उसमें बहुत सारे अध्ययन होते हैं। उसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का भी एक सर्वे होता है कि इस देश में कितनी आज़ादी है। तो आज हम बुरे दौर में चल रहे हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी उतनी नहीं है जो एक लोकतांत्रिक देश में मिलनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ अंग्रेजों के प्रतिबंधित साहित्य तक सीमित होकर देखने के बजाय थोड़ा हमें व्यापक आगे पीछे से सोचने की जरूरत है कि सरकारें या सत्ताएं किस तरह के प्रतिबंध लगाती हैं और रचनाकारों को फिर भी इसमें से निकलने का रास्ता तलाशना पड़ता है। कैसे निकालें, ये देखने की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत समय ले लिया, शायद 10 मिनट से ज़्यादा। बहुत बहुत